नमस्कार दोस्तों, यह है एन सी आर टी 2024-25 की पाठ्य पुस्तक है अर्थशास्त्री कक्षा 9 की। सभी एग्जामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है। तो चलिए पढ़ते हैं और इसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से और वो फैक्ट है उनको अपना अच्छी तरह से देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अर्थशास्त्र कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक। मार्च 2024। विशेष सामग्री अध्याय पालमपुर गांव की कहानी। एक ये है संसाधन के रूप में लोग, निर्धनता एक चुनौती, भारत में शिक्षा। ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, एक तो 2 से 3 से और 4 से। उसमें जो फैक्ट है वहाँ से पालमपुर गांव की कहानी। भारत का संविधान उद्देश्य का। हम भारत के लोग, भारत को यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो बताइए पंचनिरपेक्ष शब्द के बाद कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर भारत के उद्देश्य में निम्नलिखित में कौन सा शब्द का उल्लेख नहीं है। ठीक, यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित कीजिए। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंचनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंचनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली भूमिका बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ये पूछ लिया। एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मान्वित करते हैं। दोबारा भारत के लोग, ठीक है, कि इंडिया के लोग, भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंचनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली भूमिका बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मान्वित करते हैं। संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा 3/1/1977 से प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित। 42वां संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1976।
संविधान 46 में संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा 3/1/1977 से राष्ट्र की एकता के स्थान पर प्रतिस्थापित। अब पढ़ते हैं भैया। अब इसमें से कैसे पूछेगा, वो ये पूछेगा बताइए स्वतंत्रता, समता, राष्ट्र की एकता, अखंडता, प्रबंधता को व्यवस्थित कीजिए। या फिर इनसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन दे देगा वो, जो अपन कहीं और पढ़ा हो। और लेकिन वो उद्देश्य कम नहीं हुआ, बताइए निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य कम है। न्याय, स्वतंत्रता, समता, ठीक, राष्ट्र की एकता, अखंडता, बंधुता। आप अपनी संविधान सभा में आज तारीख 31 से संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसात करते हैं। अब पढ़ते हैं पालमपुर गांव। पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर गांव की कहानी भैया। अब इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना, और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम कर रहे हैं। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे कि लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधन की आवश्यकता होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्राएं आदि। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। ठीक है भाई, ये मेन उद्देश्य है। तो भाई ये पढ़ेंगे अपन। खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधन की आवश्यकता होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित। परिचय। पालमपुर आस पड़ोस के गांवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। कौन सा? रायगंज। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियाँ, भैंसा बग्घी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि कुशों में उच्च जाति के 80 परिवार। उनके मकान, जिनमें से कुछ बहुत बड़े ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। अनुसूचित जाति दलित के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है, और वे गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है। खेतों में सभी यह कथ्य आंशिक रूप से गिलबर्ट 18 के शोध अध्ययन पर आधारित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर गांव से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर एक गांव से। नलकूप बिजली से ही चलते हैं और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और 1 हाई स्कूल है। 2 प्राथमिक विद्यालय तो खत्म कर दिए, और प्राथमिक विद्यालय खत्म नहीं करनी चाहिए। इससे क्या है कि 1 से लेकर 5वीं तक के जो बच्चे हैं उनकी बढ़िया पढ़ाई होती है। 6 से 12 तक होता, कोई दिक्कत। यहाँ पर 1 से 8 तक
पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है, जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र। इन सुविधाओं की तुलना अपने निकट के गांव में उपलब्ध सुविधाओं से कीजिए। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रिया कहा जाता है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल। अब वो पूछ सकता है, ये बताइए दुकानदारी या परिवहन कौन सी क्रियाओं में आएगा? गैर कृषि। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं को विचार करेंगे। उत्पादन का संगठन। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक है। पहली आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। दूसरी आवश्यकता है, ठीक है, दूसरी आवश्यकता है श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे। तो क्या पूछ रहा है, कौन कौन सी आवश्यकता पड़ती है? एक तो भूमि की, दूसरा श्रम, जल, वन, खनिज तो ही है, अर्थात जो लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की जरूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। तीसरी आवश्यकता भौतिक पूंजी है, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह की आगत। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती है? आइए समझ में। भूमि आ गया, भूमि में ये आ गया जल, वन, खनिज और श्रम। तीसरी आवश्यकता है भौतिक पूंजी। तीसरी आवश्यकता भौतिक पूंजी है, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती है? कारखानों में मशीनों पर कार्य करते श्रमिक। कारखानों में मशीनों पर कार्य करते श्रमिक। ये कोई फैक्ट्री है, कपड़े की है शायद। ठीक, कौन कौन सी आवश्यकता होती है? एक तो देखें भूमि, श्रम, भूमि में जल, वन, खनिज है ना, और श्रम, श्रम में अर्थात जो लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। तीसरी आवश्यकता है भौतिक पूंजी। तो भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी है ना। औजार, मशीन, भवन। औजार, मशीन, भवन।
एक मिनट। औजार मशीन भवन। औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीन जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजार मशीन और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। कई वर्षों तक प्रयोग होता है, इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। पूछ सकता है वो, बताइए स्थायी पूंजी किसे कहते हैं? आयो समझ में? भौतिक पूंजी किसे कहते हैं? या फिर उत्पादन के लिए किन किन की आवश्यकता होती है? भूमि, भूमि में और श्रम में कौन कौन से शामिल हैं? भौतिक पूंजी में कारखाना मशीन पर कार्य करते श्रमिक। अब आगे चलते हैं। इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है किसे? जनरेटर, टरबाइन और कंप्यूटर आदि को। कच्चा माल और नकद मुद्रा। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत और कुम्हार द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नकद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। कच्चा माल तथा नकद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। नकद पैसों को। औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीजें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है। एक चौथी आवश्यकता होती है आपका स्वयं उपभोग। ये तो बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल इसे मानव पूंजी कहा जाता है। मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। चित्र में उत्पादन में प्रयुक्त भूमि, श्रम और स्थायी पूंजी की पहचान कीजिए। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। उत्पादन भूमि, श्रम, पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे। भौतिक पूंजी को ठीक है। अब इसमें पढ़ने याद रखने योग्य की बातें क्या है? देख, गैर कृषि क्रियाएं में निम्नलिखित में कौन कौन सम्मिलित है? आ सकता है ऐसे क्वेश्चन। लघु निर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। और भूमि, श्रम, भूमि में जल, वन, खनिज। श्रम में पढ़े लिखे और शारीरिक कार्य वाले श्रमिक। भौतिक पूंजी में है औजार, मशीन, भवन, कच्चा माल और नकद मुद्रा। जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर ये किस में है? स्थायी पूंजी में। कार्यशील पूंजी एक चौथी आवश्यकता भी होती है आपको उसमें उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु। उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल इसे मानव पूंजी कहा जाता है। मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। क्षेत्र में उत्पादन प्रयुक्त भूमि, श्रम और स्थायी पूंजी की पहचान कीजिए। उत्पादन
भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन उत्पादन के कारक कहा जाता है। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे। पालमपुर में खेती लगाने का तो ऐसा लग रहा है कि भाई इसमें से क्या आएगा, ये तो बस नॉर्मल है, कुछ कहानी है। नहीं, इसमें से बहुत शानदार क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से भौतिक पूंजी है। यहाँ पर स्थिर पूंजी किसे कहा गया है, ठीक है। यहाँ पर कार्यशील पूंजी क्या है, यहाँ पर उत्पादन के संगठन के लिए निम्नलिखित में से किसकी क्रमबद्ध व्यवस्था पड़ेगी, वगैरह वगैरह। पालमपुर में खेती भूमि स्थिर है। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर है। वे किसान अथवा श्रमिक अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है, खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। भाई जमीन तो फिक्स होती है। पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी कि जो बंजर भूमि थी ना, उसको भी उपयोग में ला दिया गया। अब कोई भी बंजर वगैरह भूमि नहीं है। जैसे कि ये भूमि है तो ये बंजर वगैरह थी, है ना, तो ये अनुपजाऊ थी, तो इसको भी उपजाऊ में ला दिया गया है, ठीक। अब कोई भी ऐसी ज़मीन नहीं है, सबको उपजाऊ बना दिया गया है, पूरे एरिया को, ठीक। अब भाई ज़मीन तो फिक्स, अब ज़मीन क्या बढ़ेगी थोड़ी। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की योग्य गुंजाइश नहीं है। भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। यद्यपि गांवों में भूमि का माप बीघा, कुंटा आदि जैसी क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। कितना? 1 हेक्टेयर का मतलब क्या है? 1 हेक्टेयर का 100 मीटर, 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। मतलब 1 हेक्टेयर है ना, तो इसका मतलब ये है 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग। वर्ग का मतलब क्या होता है? लंबाई गुणाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई बराबर होती है 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है, यानी कि लंबाई भी 100 और चौड़ाई भी 100। 1 हेक्टेयर। और वैसे 1 मीटर में, 1 मीटर में शायद 3.25 फीट, यहाँ पर 3 फीट होता है ना? हाँ सही है, 3 फीट या 3.25 फीट कुछ ऐसे होता है 1 मीटर में। जब 100 मीटर की बात आ रही है ना, तो 100 मीटर वर्ग का, तो लंबाई चौड़ाई तो 100 मीटर इधर और 100 मीटर इधर, तो ये पूरा एरिया होगा क्या? 1 हेक्टेयर। क्या आप 1 हेक्टेयर मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है ना भाई? नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध है, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के
पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम यानी खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। ज्वार और बाजरा, उन पौधों को पशुओं के चारों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। आलू की कब? अक्टूबर दिसंबर। सर्दी के मौसम रबी में खेतों में गेहूँ उगाया जाता है। उत्पादित गेहूँ में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूँ किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। वर्ष में एक बार कटाई होती है भाई गन्ने की। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा करते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी और उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। तब तक किसान कुआं से रेट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती थी। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्दी ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। परिणामस्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। भारत में सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। नदी मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश के तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। नदी मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में, इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों जैसे दक्षिण पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। नदी मैदानों के अतिरिक्त तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई व्यवस्था है भाई। वो कैसे भी पूछ सकता है। वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? वो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, कथन दे दिया, कारण दे दिया, क्या दे दिया, बताइए निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। अब ये दे दिया एक पॉइंट है ना, नदी मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है, एक ये दे दिया क्या। अब अगला देगा क्या, इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों जैसे दक्षिणी पठार में सिंचाई कम होती है। ठीक, तो बोलेगा क्या ये इसकी व्याख्या करता है। यहाँ पर दोनों कथन सत्य हैं या असत्य, यहाँ पर क्या सही है, यहाँ पर क्या सही है, ऐसे। तो हर एक लाइन याद होनी चाहिए भाई। नदी मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है ना, नदी मैदानों के अतिरिक्त, ये बात सही है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों जैसे दक्षिण पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में सिंचाई होती है। यहाँ पर एक अलग फैक्ट ये दे दिया। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। क्या चल रहा था अपना, ये चल रहा था, क्षेत्र की सिंचाई होने लगी 200 हेक्टेयर के पूरे जोते हुए क्षेत्र की। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है, बहुविध फसल प्रणाली। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछली 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा करते हैं। गेहूँ, बाजरा, गन्ना और आलू। गेहूँ रबी, बाजरा खरीफ, गन्ना साल भर में होता है भाई, है ना। आलू सर्दी। आइए चर्चा करें।
सारणी 1.1 में 10 लाख मिलियन हेक्टेयर की इकाइयों में भारत में कृषि क्षेत्र को दिखाया गया है। सारणी के नीचे दिए गए आरेख में इसे चित्रित करें। आरेख क्या दिखाता है, कक्षा में चर्चा करें। क्या सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को बढ़ाना आवश्यक है, क्यों? सारणी 1.1 में आगे चलते हैं ना। संबंधित वर्षों में जुताई क्षेत्र, जुताई क्षेत्र मिलियन हेक्टर। उन्नीस सौ 50-51 132, 90-91 186, 2000 और 2001 186, 2010-11 198, 11-12 196, 94, 201, 198, 197, बस यही है। 195 से 2 से वही ज़मीन तो फिक्स ही है ना। 1950-51 में तो कम था 132, फिर 186, फिर 2010-11 से एक ही बात है। अब वो कैसे पूछ सकता है, वो यह पूछ सकता है कि ये बताइए 1950-51 में जुताई का क्षेत्र कितना था? 132, 186, 134, 138, 132, 132, 186, फिर 198, 96, 94, 201, 198, 197, 200। जुताई क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर। पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स 2020, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि निगम और किसानों के कल्याण विभाग। जब भैया देख सुन मेरी बात, 1950-51 में 132 है और इसमें 186 है, यानी कि 132 है ना भाई, मान सकते हैं क्योंकि उस समय बैल से ज़्यादा जोत वगैरह की जाती थी तो जुताई का क्षेत्रफल कम था, जंगल वगैरह ज़्यादा थे, बंजड़ वगैरह। लेकिन 90-91 में 186 हो गया। फिर ये 10 साल में भी ये इतना ही था 186, फिर 2010-11 में बढ़ा है, 2010 से 100 है, ठीक है ना। 132, 186, 198। अब है, आप पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं। अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों की सूचना के आधार पर निम्न सारणी को भरिए। आपने देखा कि एक ही जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविध फसल प्रणाली है। दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना है। आई बात समझ में कि जमीन के टुकड़े से, एक ही जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविध फसल प्रणाली है। दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना है। उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। मतलब उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक के मध्य तक खेती के पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, मध्य तक,
जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी 1960 तक, है ना। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, उन्हें इनको खरीदना नहीं पड़ता था। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति कब आई? 1960 के दशक के अंत में। और HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक ही पौधे से ज़्यादा अधिक उपज वाले बीजों को क्या बोलते हैं? HYV। यहाँ पर ये बताइए HYV से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर HYV से संबंधित कथन सत्य है। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति है ना भाई। HYV अधिक उपज वाले बीजों। अधिक उपज वाले बीज। आधुनिक कृषि के तरीके HYV बीज, रासायनिक उर्वरक आदि। पंप सेट, नहरें, सिंचाई, डीजल, कृषि यंत्र, आधुनिक कृषि विधियाँ। अधिक उपज वाले बीज, उर्वरक, कीटनाशक, बांध। कीटनाशक। फसल का नाम किस माह में बोई गई, किस माह में काटी गई। सिंचाई का साधन वर्षा, तालाब, नलकूप, नहर आदि। मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। किधर चल रहे थे अपन? बीजों से एक ही पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। इसके परिणामस्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की ज़रूरत थी। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिक उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की ज़रूरत थी। अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव थी। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। किन्होंने किया भैया? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती से सिंचाई के लिए नलकूप और HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया। इनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीन खरीदी। फसल गहाने का मतलब है जैसे फसल तैयार होगी ना तो उसको प्रेशर में से निकालने के लिए उसको गहान कहते हैं, ठीक है ना। कुटाई। मशीन खरीदी जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया।
उन्हें इनसे गेहूं की ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। एच एच वाई बी बीजों से उपज एच वाई बीजों से कितनी हो रही है? एच वाई बीजों से उपज 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। 1300 को भाई साहब डबल सही हो गया। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने को अब अधिशेष गेहूं की काफ़ी मात्रा उपलब्ध थी। वही ज़्यादा से ज़्यादा कितने काम मिलेंगे घर में? 20%। बाकी को तो बेचेंगे ही ना, नहीं है क्या? खुद की पूर्ति करके, अगर फसल अच्छी होगी तो ठीक। बाजार में बेचने को अब अधिशेष गेहूं की काफ़ी मात्रा उपलब्ध थी। आइए चर्चा करें। बहुविधि फसल प्रणाली और खेती की आधुनिक विधियों में क्या अंतर है? सारणी 1.2 में भारत में हरित क्रांति के बाद गेहूं और दालों के उत्पादन को करोड़ों टन इकाइयों में दिखाया गया है। इसे दालों तथा गेहूं का उत्पादन करोड़ टन, दालों का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन। 1965-66 दालों का उत्पादन 10, गेहूं का उत्पादन 10, 70-71 12, ये 24, ये 12, ये 24। 1980-81 दालों को देख लो डायरेक्ट हैं 11 है ना। फिर 1990-91 में 14, फिर 2000 और 2001 में 11, 18 है ना, 18, 19, 17, 23, 16-17 में ज़्यादा हुआ है भाई 23, फिर 17-18 25, फिर 23, फिर 25, फिर 28, 21-22 में 28, यानी कि 2016-17 से ज़्यादा है। 23-25, 23-23, 25, 28। और अब गेहूँ के उत्पादन को देखते हैं, है ना। 10, 24, 36, 55, 1965-66 से 65-66, फिर 70-71, 80-81, 90-91, 10-12, फिर 12-13-14-15। यहाँ से है ना, यहाँ से तो ये 10 साल है। नहीं 10 साल कहीं को 1980-81, 90-91, 2001, लेकिन गैप 10 साल का हो गया ना। यहाँ से तो लगातार चल रहा है 2010-11 से 11-12-13-14-15-16-17-18 है ना, ठीक। लेकिन इसमें 10-10 साल का गैप है। 65 से 66, फिर 66 के बाद में 70-71, फिर 10 साल छोड़ के 80-81, फिर 10 साल 90-91, ठीक। गेहूँ का उत्पादन 10, 24, 36, 55, 70, 87, 94, 12-13 में, फिर 96, फिर 87, 94, 99, 100, 104, 108, 110, 107, यानी कि ये क्रमबद्ध तरीके से बढ़ी है। जबकि दाल एकदम बढ़ी है 2016-17 में।
कृषि सांख्यिकी पॉकेट बुक 2022। अर्थशास्त्र कृषि सांख्यिकी की पॉकेट बुक 2022। अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि सहकारिता किसान कल्याण विभाग। एक आरेख बनाकर दिखाइए क्या हरित क्रांति दोनों ही फसलों के लिए समान रूप से सफल सिद्ध हुई। विचार विमर्श करें। आधुनिक कृषि विधियों को अपनाने वाले किसान के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी क्या है। पहले की तुलना में कृषि की आधुनिक विधियों के लिए किसानों को अधिक नकद की जरूरत पड़ती है, क्यों। क्योंकि भाई सब पैसे से आती है। सुझाई गई क्रियाएं। खेत पर जाने के पश्चात अपने क्षेत्र के कुछ किसानों से बात कर ये मालूम कीजिए। खेत पर जाने के पश्चात अपने क्षेत्र के कुछ किसानों से बातें करिए, मालूम कीजिए। आधुनिक या परंपरागत या मिश्रित खेती की इन विधियों में से किसान किसका प्रयोग करते हैं। एक टिप्पणी लिखिए। आधुनिक या परंपरागत या मिश्रित खेती की इन विधियों में से किसान किसका प्रयोग करते हैं। एक टिप्पणी लिखिए। सिंचाई के क्या स्रोत हैं। आधुनिक या परंपरागत या मिश्रित खेती की इन विधियों में से किसान किसका प्रयोग करते हैं। एक टिप्पणी लिखिए। देखिए, आधुनिक तो करते हैं लेकिन आधुनिक परंपरागत के ही पे ही आधार है, लेकिन उसमें मिश्रण का चौंक डाल दिया। सिंचाई के क्या स्रोत हैं। कृषि भूमि के कितने भाग में सिंचाई होती है। बहुत कम, लघुवादी, अधिकांश, समस्त में होती है भाई। अब तो कृषि भूमि के कितने भाग में सिंचाई, नहीं, सब जगह सिंचाई नहीं होती है। उपजाऊ भूमि तो सभी है, लेकिन सिंचाई सभी भूमि में नहीं होती है, क्योंकि पानी कम है ना। सब जगह सिंचाई की सुविधा भी नहीं है। किसान अपने लिए आवश्यक आगत कहाँ से प्राप्त करते हैं। दोबारा देख लें। आधुनिक या परंपरागत या मिश्रित खेती की इन विधियों में से किसान किसका प्रयोग करते हैं। एक टिप्पणी लिखिए। सिंचाई के क्या स्रोत हैं। कृषि भूमि के कितने भाग में सिंचाई होती है। बहुत कम, लघुवादी, अधिकांश या समस्त। कम होती है। किसान अपने लिए आवश्यक आगत कहाँ से प्राप्त करते हैं। क्या भूमि यह धारण कर पाएगी। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन, अतः उसका सावधानीपूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारक उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हुई है। भाई फर्क तो पड़ेगा ना, ज़्यादा रासायनिकों का प्रयोग करेंगे, खादों का प्रयोग करेंगे तो। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि के जल सतत प्रयोग से भूमि जल स्तर कम हो गया है। मिट्टी की उर्वरकता और भूमजल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं। एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। सुझाई गई करिए। अखबारों पत्रिकाओं से पाठ में दी गई रिपोर्ट पढ़ने के बाद कृषि मंत्री को यह बताते हुए अपने शब्दों में एक पत्र लिखिए कि कैसे रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हानिकारक हो सकता है। कॉलम प्रोग्राम। कृषि भूमि का वितरण। ये कोई बड़ा खेत है और ये कोई छोटा खेत है। ये बड़ा खेत है और ये छोटा है। रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती। वे मिट्टी से निकलकर भूमि जल, नदियों और तालाबों को प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर सकते हैं।
इसका अर्थ है कि इनके प्रयोग के कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाएगी। डाउन टू अर्थ नई दिल्ली। दोबारा देख लें। रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती। वे मिट्टी से निकलकर भौमजल, नदियों और तालाबों को प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि इनके प्रयोग के कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाएगी। मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाएगी। डाउन टू अर्थ नई दिल्ली। देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में है। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग से मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया है। पंजाब के किसानों को पहले का उत्पादन स्तर लाने के लिए अब अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों और अन्य आगतों का प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब है कि वहाँ खेती की लागत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। द ट्रिब्यून चंडीगढ़। पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है? आपने यह जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। 1.5 जन के पास 450 में से। परिवारों में से लगभग 1/3 अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, यानी भूमि नहीं है इनके पास। 1/3 का मतलब हो गया ये वाला हिस्सा। बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवारों को पर्याप्त आमदनी नहीं होती। 1960 में कृषक गोविंद के पास 2.5 हेक्टेयर अधिकतर असिंचित भूमि थी। गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था। यद्यपि वे बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, लेकिन परिवार अपनी एक भैंस से होने वाली कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा कर रहा था। गोविंद की मृत्यु के कुछ वर्ष पश्चात यह भूमि उसके तीनों पुत्रों के बीच बढ़ गई। प्रत्येक के पास अब केवल 0.75 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा था, परंतु अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी जमीन से गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। वर्ष के कुछ भाग में उन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य भी ढूंढना पड़ता है। सही बात है और हकीकत बात है। जो समाज में घटना घटित हो रही है और जो एकदम धरातल से जुड़ी हुई बात है ना, वो है इस किताब में, और यही होता है हकीकत में। क्योंकि किसी की भी ज़मीन से पार नहीं पड़ती है। जिसकी अगर ज़मीन कम है तो वो क्या करता है कि भाई खरीफ की और रबी की तो फसल होती है, तो 2 सम्मत होते हैं 4-4 महीने के। तो 4 महीने का जो सम्मत रहता है गर्मी का, उसमें धंधा करता है। या फिर जैसे कि बाजरा है, बाजरा बो दिया। बाजरा बोने के बाद में अगर घर में एक और भाई है कुछ करने के लिए, तो जैसे कि न्यार वगैरह लाएगा, घास फसक वगैरह लाएगा हैं, या फिर खेती का काम करना है तो वह वहाँ कर लेता है, क्योंकि उसकी फैमिली भी वहीं रहती है। और अगर दूसरा भाई है उसकी भी फैमिली है, लेकिन वो क्या है कि भाई काम तो एक से ही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अगर बाजरा बो दिया तो उसके बाद में कोई काम नहीं पड़ेगा। काम पड़ेगा लास्ट में फसल काटने के बाद में, जो भी 3-3.5 महीने बाद में। तो वो धंधा करने लग चल जाता है बाहर। फिर वो बाद में आता है जब कमाई कटती है, तब ऐसे चलता है। तो जितना वो फसल से कमाता है ना, कमाई से कमाता है, इतना वो 3-4 महीने में कमा के ले आता है। तो ऐसी गृहस्थी चलती है।
आप एक गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को देख सकते हैं। इन पर छोटे किसान खेती करते हैं। दूसरी ओर गांव के आधे से ज़्यादा क्षेत्र में काफ़ी बड़े आकार के प्लॉट है, और ये भी सही है। गांव में काफ़ी इतने भू जमी धारक होते हैं, ज़मीन के मालिक होते हैं, उनके काफ़ी ज़मीन होती है। यानी कि 10-15 किसान मिल के जितनी ज़मीन नहीं होती उतनी अकेले उनके खुद की होती है। तो वही बात है, पिताजी होता है एक वगैरह वगैरह, तो इस वजह से और वो बढ़ती जाती है तो उसका बहुत बंटवारा होता जाता है। और शुरू में ही अगर ज़्यादा ज़मीन होती है तो ज़्यादा ही ज़मीन रहती है, वो है। आप एक गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को देख सकते हैं। इन पर छोटे किसान खेती करते हैं। दूसरी ओर गांव के आधे से ज़्यादा क्षेत्र में काफ़ी बड़े आकार के प्लॉट है। पालमपुर में मझोले और बड़े किसान के 60 परिवार है। पालमपुर में मझोले और बड़े किसानों के 60 परिवार है, जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या इससे अधिक भूमि है। कुछ बड़े किसानों के पास ये फसल कटाई हो रही है, ये रासायनिक छिड़काव हो रहा है, और ये दाएँ दी जा रही है। पुराना फोटो है, गाय बैलों के द्वारा जो फसल है ना उसको जैसे कि काट कूट के तैयार कर दी। तो पहले मशीन नहीं थी कि भाई मशीन मुकर निकाल लिए प्रेशर वगैरह में, इनकी दाएँ देकर ही तैयार किया जाता। 1 महीना लग जाता था खिलाने में। खेतों में कार्य: गेहूं की फसल कटाई, बीज बोना, कीटनाशकों का छिड़काव तथा आधुनिक एवं परंपरागत विधियों से फसलों की जुताई। क्षेत्र 1.5 में क्या तुम छोटे किसानों द्वारा खेती में प्रयुक्त भूमि को छायांकित कर सकते हो? किसानों के इतने अधिक परिवार भूमि के इतने छोटे प्लॉटों पर क्यों खेती करते हैं? आरेख 1.1 में भारत में किसानों और उनके द्वारा खेती में प्रयुक्त भूमि का वितरण दिया गया है। इसकी कक्षा में चर्चा करें। कृषि क्षेत्र और कृषकों का वितरण। कोई छोटा थोड़ी है, नहीं कुछ नहीं छोटा है। कृषि क्षेत्र 55.4। सीमांत एवं छोटे कृषक 2 हेक्टेयर से कम है ना, 55.4। और 44.6। ये इसका तो मतलब है सीमांत एवं छोटे कृषक, और इसका मतलब है अर्ध मझोले और बड़े कृषक। अर्ध मझोले और बड़े कृषक। जब सीमांत एवं छोटे कृषक कृषि क्षेत्र कृषकों की संख्या अर्ध मझोले और बड़े कृषक। जब देखे सीमांत एवं छोटे कृषक ये हो गया, और 2 हेक्टेयर से कम। सीमांत एवं छोटे कृषक 2 हेक्टेयर से कम। कृषि क्षेत्र और कृषकों की संख्या अर्ध मझोले और बड़े कृषक। जब इसमें क्या समझे अपन, ये तो कृषि क्षेत्र है, ये कृषकों की संख्या है, लेकिन ये जो चित्र जा रहा है ना, ये इसका मतलब है अर्ध मझोले और बड़े कृषक।
पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिक 2020 एवं स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर 2020, कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग कृषि जनगणना 2011-12 के अनुसार। आइए चर्चा करें। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि पालमपुर में कृषि भूमि का वितरण असमान है? क्या भारत में भी ऐसी ही स्थिति है? व्याख्या कीजिए। श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। बताइए, भूमि के पश्चात दूसरा आवश्यक कारक क्या है? श्रम। खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। खेतों में किए जाने वाले कार्यों को चित्र 1.6 में पहचानिए तथा इनको उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं या बहुत छोटे प्लॉटों में खेती करने वाले परिवारों से। खेतों में काम करने वाले श्रमिकों का उगाई गई फसल पर कोई अधिकार नहीं होता जैसे किसानों का होता है, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वे काम करते हैं। मजदूरी नकद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल खेत में और खेत में एक से दूसरे कृषि कार्य जैसे बुआई कटाई के लिए अलग अलग होती है। रोजगार की अवधि में भी काफ़ी भिन्नताएं हैं। खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर काम करते हैं या उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जा सकता है। डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले एक भूमिहीन श्रमिक है। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपये मार्च 2019 में निर्धारित है। भाई ये तो 300 ही कर रखा है। जब अगर जैसे कि बाजरे की कटाई वगैरह होती है ना, और जब फसल की कटाई होती है तो ये 300 की जगह यहाँ पे देने लग जाते हैं 450 क्योंकि उस समय मजदूर नहीं मिलते। 10-15 दिन का बहुत लंबा होता है तो मजदूरों की रेट बहुत बढ़ जाती है उस समय। 300 सरकार के तौर पे है तो, लेकिन अब तो जैसे कि अगर गेहूँ की कटाई कर रहे हो आप तो उसके 400 है, बाजरा की कटाई कर रहे हो तो 400 है, और जैसे कि बरसात का दबाव है, ठीक है ना, मजदूर नहीं मिल रहे हैं तो फिर ये 400 के 450 हो जाते हैं। कभी कभी तो 480, 490 वगैरह वगैरह। क्योंकि अगर कहीं बाहर से भी मजदूर आते हैं ना तो उनका किराया भी देना पड़ता है, जैसे कि पर मजदूर पर 15 या 20 रुपया। जब जैसे कि एक टेम्पो में 15 या फिर 20 मजदूर आए तो उन सबका किराया एक तो, और जो उनकी रेट होती है मजदूरों की 400 या 450 वो अलग, लेकिन ज़्यादातर 400 ही देते हैं। लेकिन वो समय और परिस्थिति और टाइम के अनुसार होता है, क्योंकि अगर जब मजदूर नहीं मिलते हैं तो 400 का 450 भी देना पड़ जाता है। और ऐसे आते हैं जैसे कि ये गांव है तो ये आसपास के गांव हैं, ये आसपास के गांव हैं, ठीक, ये आसपास के गांव हैं। तो इस गांव में ही जाएंगे ज़्यादातर तो, लेकिन गांव से बाहर तब जाते हैं जब जैसे कि ये इस गांव में कम रेट है तो बाहर ज़्यादा दे रहा है कोई रुपया तो बाहर जाना पसंद करेंगे खुद का खेती के कार्य को करके। फिर यहाँ जा रहा है कोई इस गांव में जा रहा है, कोई इस गांव से कोई इस गांव में आ रहा है, ऐसे वगैरह वगैरह। लेकिन ज़्यादातर वहीं जाते हैं जहाँ जैसे कि जिन गांवों में ज़्यादा ज़मीन होती है
और जिन गांवों में कम ज़मीन होती है तो वहाँ से, जैसे कि कोई कस्बा टाइप का गांव है, तहसील वगैरह, तो वहाँ ज़मीन तो होती नहीं है, मजदूरी वगैरह ही ज़्यादातर काम है, तो वहाँ से दुनिया गांवों में ज़्यादा जाती है। ठीक है ना, ऐसे है। फसल काटने की टाइम, जब मजदूरों की समस्या होती है, मार्च 2019 निर्धारित है। लेकिन डाला को मात्र 160 रुपये ही मिलते हैं। पालमपुर में खेतिया श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है। 160 क्यों मिलते हैं भाई? इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने को सहमत हो जाते हैं। नहीं भाई, अब कोई कम वेतन में सहमत नहीं होते। अगर कोई जैसे कि बेलदारी पे भी जाएगा ना, तो उसके 400 रुपये हैं। यह है बात, सारे दिन का 400 से कम कोई नहीं लेता। हाँ, जैसे कि आराम का काम है तो वो बात अलग है। लेकिन डालों को मात्र 160 रुपये ही मिलते हैं। पालमपुर में खेतिया श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है, इसलिए लोग कम वेतन में ही काम करने को सहमत हो जाते हैं। और ये भी बात सही है। जैसे कि जो ज़्यादा बड़ा काम है और वहाँ जैसे कि कस्बा टाइप में ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है ना, वहाँ काम धंधा कम है, जैसे कि वहाँ पे फसल कमाई कम होती है कि भाई वहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। अब सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ फसल भी कम होगी। फसल भी कम होगी तो वहाँ जैसे कि और गांव में लोड पड़ता है फसलों का, फसल कटाई के टाइम, तो वो वहाँ से आते हैं, चाहे वो 40-45 किलोमीटर ही दूर से क्यों आए नहीं, क्योंकि उनको खूब पैसा मिलता है। 400 तो है ही है। 400 रेट उनकी यहाँ इस गांव में नहीं होती। लेकिन ज़्यादा दूर से कम ही आते हैं, ज़्यादातर आसपास से आते हैं, क्योंकि किराया भाड़ा में वही बात है कि उस पर ज़्यादा महंगा मज़दूर कोई नहीं लेता है, ज़्यादा मज़दूर हायर नहीं करता है ना। हाँ, लेकिन आते ज़रूर हैं कि भाई जैसे कि अगर पढ़ते में पढ़ रहा है, जैसे कि अगर किराए की बात रहती है सबसे ज़्यादा, अब वहाँ से मज़दूर आ रहा है भाई यहाँ अपने रेट है 400 में, ठीक है। अब भाई वो दूर से आए या नज़दीक से आए, हमको तो 400 तो रुपये देना है उनको। अब किराया और अलग से, ठीक, अगर किराया सस्ता हो तो चाहे वो नज़दीक से आए या दूर से आए, वो लेना प्राथमिकता होती है। अब ये सब स्थिति सब गांवों में एक सी होती है, क्योंकि सब गांवों में ही लोड होता है फसल कटाई के समय। इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने को सहमत होते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेती श्रमिक है। डाला और रामकली दोनों गांव के निर्धन व्यक्तियों में से एक है। आइए चर्चा करें, डाला तथा रामकली जैसे खेती श्रमिक गरीब क्यों हैं। गोसाईपुर और मझौली उत्तर बिहार के दो गांव हैं। गोसाईपुर और मझौली उत्तर बिहार के दो गांव हैं। दोनों गांवों में कुल 850 परिवारों में से 250 से अधिक पुरुष ऐसे हैं जो पंजाब और हरियाणा के ग्रामीण इलाकों या दिल्ली, बम्बई, सूरत, हैदराबाद या नागपुर में काम कर रहे हैं। 850 परिवार में से 250 से अधिक, सही बात है ना। इस प्रकार का प्रवास अधिसंख्य भारतीय गांवों में होता है। लोग प्रवास क्यों करते हैं? क्या आप इस बात की व्याख्या अपनी कल्पना के आधार पर कर सकते हैं? क्योंकि वहाँ पे काम नहीं होता है ना भाई, जैसे एक फसल है, अब फसल को बो दिया, अब कटाई के टाइम पर काम पड़ेगा, तो जितने भी ये 2.5-3 महीना है तो वो बाहर जाके धंधा कराते हैं, फिर कटाई के टाइम में आते हैं, कटाई करा करो के फसल को रख रखा के फिर वापस चले जाते हैं। क्योंकि अठाली टाइम में क्या करेंगे गाँव में, वैसे ही ताश पत्ती खेलेंगे। इससे अच्छा तो है जितनी फसल होगी, जितनी कमाई होगी, उससे ज़्यादा ही बाहर जाके कमा लाएंगे। यह है बात, इसलिए जाना पड़ता है बाहर धंधा करने के लिए, चाहे वो किसी प्रकार को फैक्ट्री में हो या फिर कोई उद्योग धंधा वगैरह कुछ भी हो, कोई मार्बल का काम हो, कोई बिल्डिंग बन रही है उसमें काम हो, कुछ भी हो, हवलदार का काम हो, चौकीदार का। इस प्रकार प्रवास अधिसंख्य भारतीय गांवों में होता है। लोग प्रवास क्यों करते हैं? क्या आप इस बात की व्याख्या अपनी कल्पना के आधार पर कर सकते हैं? अपने खेतों पर किस तरह काम करते होंगे? खेतों के लिए आवश्यक पूंजी, आप पहले ही देख चुके हैं कि खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अतः अब किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा चाहिए। अधिकांश छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है।
और किसान क्या करे भाई, जैसे कि खेत को जोताएगा ना तो 1 बीघा को 1 बीघा मान सकते हैं, 1 बीघा मान सकते हैं शायद, हेक्टर है ना, उसका आधा, उसका आधा, आधे से भी कम होता है शायद, तीसरा वट का होता है 1 बीघा, है ना। तो उसकी एक जोत करवाओगे आप, जैसे कि रूटर वगैरह डलवाओगे तो रूटर लेता है 900 रुपया। आई बात समझ में। अब गरीब किसान कहाँ से देगा 900 रुपया, फसल भी कम होती है। ठीक, अब जैसे कि 900 रुपया भी दे दिया उसने, और थैली ले रहा, 680 की एक थैली आती है बाजरे की। अगर वो बढ़िया पैदावार चाहता है तो भाई बढ़िया थैली, बढ़िया बीज करेगा, और बढ़िया बीज करेगा तो 680 की थैली, 980 का रूटर। रूटर क्यों निकलाते हैं, रूटर इस वजह से निकलाते हैं कि बाद में जैसे खेत में जैसे कि जो कोई ठूंठल हो, यहाँ पर कोई झाकड़ वगैरह हो, यानी वो चीज़ हो, तो उनको एकदम साफ़ कर देता है। और जोत निकलाते हैं तो जोत के लेते हैं 350 से 1 बीघा। अब जितनी बेर जोत हुई, जैसे कि एक खेत में 2 बेर जोत हुई, तो 1 बीघा के 350, तो 350 से 700 रुपया। अब किसान क्या करेगा, जितना वो कमाता है, ठीक है ना, जितना ये 1 बीघा के खेत में से होगा, तो उसका एक तो ट्रैक्टर वाला ले गया, रूटर वाला ले गया, ठीक है ना, खाद बीज में लग गया। अब रही बात खाद का कट्टा की, खाद का कट्टा आता है 280 का वगैरह का, तो 3 बेर दे दिया तो 3 बेर खाद कट का कट्टा हो गया। हम्म। और कीटनाशक, कीटनाशक भी लेके आता है तो वो भी 300 400 का। जब ये, और ये 300 ये 3 साढ़े 3 या फिर 4 महीने में फसल तैयार होती है, ठीक है ना। तो ये जितने की होती है ना, ये जितने की होती है ना उतना तो खर्चा हो जाता है। लेकिन अगर जैसे कि कमाई ज़्यादा है, तो जैसे कि अब ये 2 खेत है, 2 खेत है, तो भाई अब क्या है कि ये 2 खेत है ना, जैसे, तो ये जो खर्चा हुआ है ये एक खेत से निकल जाएगा, अब एक खेत सेफ रह जाएगा। तो ये सेफ रह जाएगा तो इससे काफ़ी जैसे कि भाई इस, और इससे फ़ायदा भी होता है कि इसमें अपन भैंसों को चारा ले आते हैं, तो भैंसों को दूध वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, उससे उससे उपज हो जाती है। यानी कि कमाई से क्या है कि अगर अगर आपके पास में मीडियम स्तर की खेती है या फिर ज़मीन है, तो दूसरे के हाथ नहीं फैलाना पड़ता है, गुजारा हो जाता है। लेकिन ये नहीं है कि उससे आप लखपति वगैरह बन जाओगे, लेकिन काम चल जाता है। और जिसके पास खेत नहीं है तो उसकी बात ही अलग है। लेकिन अगर जिसके पास खेत भी नहीं है तो वो क्या है कि मिस्त्री वगैरह करता है, तो मिस्त्री वगैरह को जैसे कि राज मिस्त्री, तो उसको दिन के 600 रुपये मिलते हैं। अब 600 रुपये मिलते हैं, तो अगर वह रोज़ काम करेगा तो ये ले, उसकी तो जॉब सी लग रही है। अगर उसको रोज़ धंधा है तो खेती उसके आगे क्या लगेगी, उसको अगर रोज़ 600 रुपये मिल रहे हैं तो ये वाली बात है। और अगर जैसे कि खेती अगर होगी और जिसके ज़्यादा ज़मीन है, जैसे कि अगर तिल हो गए 2 या फिर 4 बीघा में, तो तिलों का भाव होता है 12,000। तो ये लो 70 80 हज़ार हो गया, 10 15 हज़ार का खर्चा को अलग कर ले तो 60 70 हज़ार आराम से बच जाते हैं। और बाकी के भैंस वगैरह बेच देते हैं तो उससे खर्चा हो जाता है। यानी कि साल में 1 1.5 लाख रुपये, 1.5 2 लाख, हाँ, डेढ़ डेढ़ या 1.25 2 लाख, ये आराम से हो जाता है, 1.5 2 लाख रुपये साल में। अब जो जितनी ज़्यादा भैंस रखेगा, और क्या है कि काफ़ी किसान ऐसे भी होते हैं जो बट पे कर लेते हैं, जैसे कि गेहूँ बट पे। बट का मतलब जैसे कि कोई गांव में है, ज़मीन वाला है लेकिन उसके करने वाला नहीं है, एक ही है, ठीक है ना, बच्चे अच्छे बाहर हैं या फिर नौकरी वगैरह कर रहे हैं, तो गांव के ही जो चैतियर है उनकी ज़मीन कम है, भैंस वगैरह ज़्यादा रख रखी है, तो वो चारे के लिए या फिर तीसरे आधे बट पे ज़मीन करते हैं। यानी कि उनको खर्चा वर्चा कुछ नहीं देना है, कुटाई वगैरह में आधा आधा हिस्सा है, और जोत वगैरह जो होती है, जो जो आधा बट पे लेता है ना उसकी होती है। यानी कि आधा आधा, यानी कि 1/2, जितनी फसल हुई उसमें से आधा उस भूमि मालिक को और आधा वो रख लेता है। तो इसमें भी काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि
एक बेर फसल को बो दिया, अब डायरेक्ट काम पड़ेगा काटने पे, और काटने पर मजदूर लगा के कटवा दिया, ये ला। तो इस प्रकार से सिस्टम बैठ जाता है जो कुछ करने वाला है, लेकिन मेहनत सब में होती है, ठीक है ना। बचता है लेकिन इतना नहीं बचता है, लेकिन इससे अपना जीवन यापन हो जाता है, बात ये है। अब जैसे कि घर में अगर दो है तो एक बाहर धंधे करने गया, या फिर ज़मीन के साथ साथ अगर वह जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह भी ले लिया, या फिर कुछ और अलग साइड का भी बिजनेस कर लिया, तो फिर उसको काफ़ी बचत हो जाती है, ठीक है ना। तो वो साल का ज़्यादा भी बचा लेता है। ऐसे बात है भैया, कुछ आया हो समझ में तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, कुछ भाषा है तो है, क्योंकि गांव में रहे हैं तो गांव की भाषा का वो है देसी टाइप का, ठीक। खेतों के लिए आवश्यक पूंजी, आप पहले ही देख चुके हैं कि खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अतः अब किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा चाहिए। अधिसंख्य छोटे किसानों की पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से या खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है और कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। सविता की कहानी, अब कोई कर्ज नहीं लेता भाई, ठीक है ना। सविता की कहानी, सविता एक लघु कृषक है। वह अपनी 1 हेक्टेयर ज़मीन पर गेहूँ पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेती के औजारों की मरम्मत करवाने के लिए नकद पैसों की ज़रूरत है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में ही उसे पानी खरीदने और खेती के औजार की मरम्मत करवाने के लिए नकद पैसों की ज़रूरत है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में ही उसे 3,000 रुपये चाहिए। उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वह एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से कर्ज लेने का निर्णय लेती है। तेजपाल सिंह कविता को 24% की दर पर 4 महीने के लिए कर्ज देने को तैयार होता है, जो ब्याज की एक बहुत ऊंची दर है। सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उसके खेतों में एक श्रमिक के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन पर काम करेगी। आप भी कह सकते हैं कि यह मजदूरी बहुत कम है। आजकल कोई ऐसे नहीं करता है भाई, बहुत कम करते होंगे, और वो करते होंगे तो वो ऐसे करते हैं कि जिनके पास ज़मीन नहीं है ना, तो कि भाई अपन को नहर वगैरह भी हो जाएगा, कुछ खाने पीने के दाना भी मिल जाएगा, और बैठे ठाले क्या करें, सही है। ऐसे आप भी कह सकते हैं कि यह मजदूरी बहुत कम है। सविता जानती है कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके बाद तेजपाल के खेतों में श्रमिक की तरह काम करना होगा। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है। 3 बच्चों की माँ के रूप में उस पर घर के कामों को की भी बहुत जिम्मेदारी है। 3 बच्चों की माँ के रूप में उस पर घर के कामों की भी बहुत जिम्मेदारी। सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत कठिन है। छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। इस तरह वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। इन किसानों को बचत कैसे होती है, आप इसको उत्तर अगले भाग में पाएंगे। आजकल काम मिलना आजकल काम मिलना कठिन है। केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं, और वह भी बहुत कम दिनों के लिए। घनश्याम एक बड़ा किसान है और उसने अभी अभी एक हार्वेस्टर खरीदा है, इसलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें और भी कम काम मिलेगा। पिछले वर्ष मैंने पूरे वर्ष में 5 माह से भी कम समय काम किया था। हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर तथा कहाई के लिए थ्रेसर है। यहाँ तक कि खरपतवार के साफ करने के लिए कुछ किसान खरपतवार नाशकों को छिड़कते हैं। मुझे स्थानीय साहूकार को 2,000 रुपये देने हैं। मैंने पिछली गर्मी में 1,000 रुपये लिए थे जब खेतों में काम नहीं था। मैं इसे कैसे चुकता कर पाऊँगा। मैं 2 वक्त के भोजन के लिए भी कठिनाई से कमाता हूँ। इस वर्ष मुझे रायगंज में ईंट भट्टे पर काम की तलाश करनी पड़ेगी। मेरी स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। पिछले कर्ज के कारण सरकार मुझे ऋण देने से मना कर देते हैं। आगे चलते हैं। डाला और रामकली के बीच बातचीत। डाला और रामकली गांव के सबसे निर्धन नागरिक में से हैं।
ये पढ़ लिया क्या अपन ने? छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। इस तरह छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। इस तरह वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। इन किसानों को बचत कैसे होती है, आप इसका उत्तर अगले भाग में पाएंगे। हमने उत्पादन के 3 कारकों भूमि, श्रम और पूंजी तथा खेती में उनके प्रयोग के बारे में पढ़ा। आइए अब दिए गए रिक्त स्थानों को भरें। उत्पादन के 3 कारों में श्रम उत्पादन का सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कारक है। ऐसे अनेक लोग हैं जो गांवों में खेती और मजदूरों के रूप में काम करने को तैयार हैं, जबकि काम के अवसर सीमित हैं। वे या तो भूमिहीन परिवारों से हैं या खेतीहर हैं या उनके पास ज़मीन नहीं है। उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है और वे कठिन जीवन जीते हैं। श्रम के विपरीत उत्पादन का एक दुर्लभ कारक है कृषि भूमि का क्षेत्र। कृषि भूमि का क्षेत्र श्रम के विपरीत उत्पादन का एक दुर्लभ कारक है पता नहीं भाई। इसके अतिरिक्त उपलब्ध भूमि में असमान रूप से खेती में लगे लोगों में वितरित है। ऐसे कई छोटे किसान हैं जो भूमि के छोटे टुकड़ों पर खेती करते हैं और जिनकी स्थिति भूमिहीन खेती और मजदूरों से बेहतर नहीं है। उपलब्ध भूमि का अधिकतम प्रयोग करने के लिए किसान रासायनिकों और कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। रासायनिकों और खादों, इन दोनों से फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। खेती की आधुनिक विधियों में सिंचाई की अत्यधिक आवश्यकता होती है। छोटे किसानों को सामान्यतः पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है और कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। इसलिए विशेष रूप से छोटे किसानों के लिए पूंजी भी उत्पादन का एक दुर्लभ कारक है। यद्यपि भूमि और पूंजी दोनों दुर्लभ है, उत्पादन के इन दोनों कारकों में एक मूल अंतर है, प्राकृतिक संसाधन है। भूमि प्राकृतिक संसाधन है जबकि मजदूरी मानव निर्मित है। यद्यपि भूमि और पूंजी दोनों दुर्लभ, उत्पादन के इन दोनों कारकों में एक मूल अंतर है। देख, भूमि प्राकृतिक संसाधन है जबकि पूंजी मानव निर्मित है। पूंजी आएगा इसमें। पूंजी को बढ़ाना संभव है जबकि भूमि स्थिर है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम भूमि और खेती में प्रयुक्त अन्य प्राकृतिक संसाधनों की अच्छी तरह देखभाल करें। अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। मान लीजिए कि किसानों ने उत्पादन के तीनों कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि में गेहूँ पैदा किया। गेहूँ की कटाई की जाती है और उत्पादन पूर्ण हो जाता है। किसान गेहूँ का क्या करते हैं? वे परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूँ रख लेते हैं और अधिशेष गेहूँ को बेच देते हैं। सविता और गोविंद के बेटों जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूँ होता है क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है तथा इनमें से एक बड़ा भाग वे परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं। उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है तथा इनमें से एक बड़ा भाग वे परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं। इसलिए मझोले और बड़े किसान ही बाजार में गेहूं की खेती करते हैं। चित्र 1.1 में आप गेहूं से लदी बाजार जाती बैलगाड़ी देख सकते हैं। बाजार में व्यापारी गेहूं खरीदकर उसे आगे कस्बों और शहरों के दुकानदारों को बेच देते हैं। 2 बार पढ़ते हैं। मान लीजिए कि किसानों ने उत्पादन के तीनों कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि में गेहूं पैदा किया। गेहूं की कटाई की जाती है, उत्पादन पूर्ण हो जाता है। किसान गेहूं का क्या करते हैं? वे परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं और अधिशेष गेहूं यानी बचा हुआ गेहूं को बेच देते हैं। सविता और गोविंद के बेटों जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष यानी कि कम गेहूं बचता है क्योंकि
उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है तथा इनमें से एक बड़ा भाग वे परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं। इसलिए मझोले और बड़े किसानी बाजार में गेहूं की पूर्ति करते हैं। चित्र 1.1 में आप गेहूं से लदी बाजार जाती बैलगाड़ी देख सकते हैं। बाजार में व्यापारी गेहूं खरीदकर उसे आगे कस्बों और शहरों के दुकानदारों को बेच देते हैं। एक बड़े किसान तेजपाल सिंह को अपनी समस्त भूमि 350 क्विंटल अधिशेष गेहूं प्राप्त होता है। अपने अतिरिक्त गेहूं को वह रायगंज के बाजार में बेच देता है और अच्छी कमाई करता है। तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करता है? पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसा बैंक के अपने खाते में जमा कर दिया था। बाद में उसने इस पैसे का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने में किया जिन्हें कर्ज की आवश्यकता थी। उसने बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में भी किया। इस वर्ष तेजपाल सिंह बचत के पैसों से एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है। दूसरे ट्रैक्टर से उसकी स्थिर पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े और मझोले किसान भी खेती के अधिशेष कृषि उत्पादों को बेचते हैं। कमाई के एक भाग को अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था के लिए बचाकर रखा जाता है। इस तरह वे अपनी खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपनी ही बचतों से कर लेते हैं। कुछ किसान बचत का उपयोग पशु ट्रक आदि खरीदने अथवा दुकान खोलने में भी करते हैं। पशु ट्रक खरीदने तथा दुकान खोलने में भी करते हैं। जैसा कि हम देखेंगे, इन सबको गैर कृषि कार्यों के लिए पूंजी कहते हैं। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। हमने देखा कि पालमपुर में खेती ही प्रमुख उत्पादन क्रिया है। अब हम कुछ गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं पर विचार करेंगे। पालमपुर में काम करने वाले केवल 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं और ये सभी गाँव में होता है भाई। 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं। डेयरी अन्य प्रचलित क्रिया। पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है, ठीक है ना। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार और बाजरा चरी खिलाते हैं। दूध को निकट के बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है। शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण एवं शीतलन केंद्र खोला हुआ है, जहां से दूध दूर दराज के शहरों और कस्बों में भेजा जाता है। शहर के 2 व्यापारियों रायगंज में दूध संग्रहण एवं शीतलन यानी कि फ्रीज। हम 3 किसानों का उदाहरण लेते हैं। दूर दराज के शहरों और कस्बों में भेजा जाता है। हम 3 किसानों का उदाहरण लेते हैं। प्रत्येक ने अपने खेतों में गेहूँ बोया, यद्यपि उनका उत्पादन भिन्न भिन्न है। देखिए स्तंभ 2। दूसरा किसान। प्रत्येक किसान के परिवार द्वारा गेहूँ का उपभोग समान है। देखिए स्तंभ 3। तीसरा किसान। इस वर्ष के समस्त अधिशेष गेहूँ का उपयोग अगले वर्ष के उत्पादन के लिए भूमि के रूप में किया जाता है। यह भी मान लीजिए कि उत्पादन इसमें प्रयुक्त होने वाली पूंजी का दोगुना होता है। सारणी पूरा करें। पहला किसान। वर्ष 1 उत्पादन 100, उपभोग 40, अधिशेष उत्पादन उपभोग 60, अगले वर्ष के लिए पूंजी 60। वर्ष 2 120, उपभोग 40, तो ये बच गया भाई इसके पास में 80, और ये क्या है उत्पादन, ये 100 120, अब 140 कर दो और क्या। दूसरा किसान। उत्पादन 80, उपभोग 40, अधिशेष उत्पादन उपभोग अगले वर्ष के लिए पूंजी। जब 40 आएगा इसमें अगले वर्ष के लिए पूंजी।
तीनों किसानों के गेहूं के तीनों वर्षों के उत्पादन की तुलना कीजिए। तीसरे वर्ष से तीसरे किसान के साथ क्या हुआ? क्या वह उत्पादन जारी रख सकता है? उत्पादन जारी रखने के लिए उसे क्या करना होगा? यद्यपि उनका उत्पादन भिन्न भिन्न है ना। प्रत्येक किसान के परिवार द्वारा गेहूं का उपभोग समान। देखिए स्तंभ 3 है। तीसरा किसान इस वर्ष के समस्त अधिशेष गेहूं का उपयोग अगले वर्ष के उत्पादन के लिए पूंजी के रूप में किया जाता है। यह भी मान लीजिए कि उत्पादन इसमें प्रयुक्त होने वाली पूंजी का दोगुना होता है। सारणी पूरा करें, आगे चलते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण। कितना रिया है पाठ? हो गया और क्या। वैसे अपन पहले पढ़ चुके हैं उनको, लेकिन इससे क्या है कि दोबारा पढ़ने से नेगेटिव नहीं जाएगी बात। पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण। पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण। इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्य में लगे हैं। विनिर्माण का मतलब क्या समझते हैं इसमें? जैसे कि मकान वगैरह बनाते हैं ना, वो मान सकते हैं इसमें, कारीगर वगैरह। शहरों कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है। उसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार ही किराए पर लिया जाता है। बात भी सही है। जैसे कि कोई गांव में मकान बना रहा है ना, तो वह बेलदारी खुद ही कर लेगा, क्योंकि बेलदारी के 400 रुपये हैं। और बेलदारी अगर करवाता भी है तो क्या है कि बेलदार इतने निहाल नहीं करते हैं, टालम टोल ज़्यादा करते हैं। तो जिसके अगर करने वाले हैं, जैसे कि भाई खेती में बाजरा वगैरह बो दिया, यहाँ पर गेहूँ वगैरह बो दिया, तो फसल बोने के बाद में वह विनिर्माणकारी यानी कि कोई मकान वगैरह ऐसा काम बनाने का काम चालू कर सकते हैं। तो वो जो 18 दिन होते हैं ना, उनमें वो अपने मकान बनाने का काम कर सकता है। ठीक है ना, इससे उसकी मजदूरी के रुपये बच जाते हैं। पालमपुर में विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है। उसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार ही किराए पर लिया जाता है। मिस्री लाल की कहानी। मिस्री लाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी है जो बिजली से चलती है। उसे अपने खेत में लगाना है। पहले गन्नों को पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था, पर अब लोग इसे मशीनों से पसंद करते हैं। मिस्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीद कर उससे गुड़ बनाता है। गुड़ को फिर शाहपुरा के व्यापारियों को बेचता है। मिस्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीद कर उससे गुड़ बनाता है। गुड़ को फिर शाहपुरा के व्यापारियों को बेचा जाता है। इस प्रक्रिया में मिस्री लाल थोड़ा लाभ कमा लेता है। मिस्री लाल को गुड़ बनाने की उत्पादन इकाई लगाने में कितनी पूंजी की जरूरत पड़ी? इस कार्य में श्रम कौन उपलब्ध कराता है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मिस्री लाल क्यों अपना लाभ नहीं बढ़ा पा रहा है? क्या आप ऐसे कारणों के बारे में सोच सकते हैं जिनसे उसे हानि भी हो सकती है? क्या आप ऐसे कारणों के बारे में सोच सकते हैं जिनसे उसे हानि भी हो सकती है? मिस्री लाल अपना गुड़ गांव में न बेचकर शाहपुरा के व्यापारियों को क्यों बेचता है? क्योंकि उससे उसको ज़्यादा मुनाफा होता है, इस वजह से बेचता है।
भाई उसको ख़रीदना पड़ रहा है ना गुड़। अब वो गुड़ वाले तो इतने ही भाव में देंगे जितने वो बाज़ार में देते हैं। अब उसमें गुड़ बनाने के लिए और भी चीज़ मिलानी होती है, लेकिन बचता तो है, ऐसे तो नहीं, बचता तो है। पालमपुर के दुकानदार। पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार वस्तु विनिमय नहीं करते। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाज़ारों से कई प्रकार की वस्तु खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। आप देखेंगे कि गांव में छोटे जनरल स्टोरों में चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्तियाँ, कॉपियाँ, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। कुछ परिवारों ने, जिनके घर बस स्टैंड के निकट है, अपने घर के एक भाग में छोटी दुकान खोल ली है। वे खाने की चीज़ें बेचते हैं। करीम की कहानी। करीम ने गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खोल लिया है। हाल ही के वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर शहर के कॉलेज जाने लगे हैं। शाहपुर शहर के कॉलेज जाने लगे। करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर की कंप्यूटर कक्षा में जाते हैं। गांव में 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिग्री थी। उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया। उसने कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में बाजार की ओर खुले बाहर के कमरे में कक्षाएं प्रारंभ की। हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इन कक्षा में आना प्रारंभ कर दिया। करीम की पूंजी और श्रम किस रूप से मिस्रीलाल की पूंजी और श्रम से भिन्न है? करीम और ये मिस्रीलाल गुड़ वाला, एक कंप्यूटर वाला। करीम की पूंजी और श्रम किस रूप से मिस्रीलाल की पूंजी और श्रम से भिन्न है? इससे पहले किसी और ने कंप्यूटर केंद्र क्यों नहीं शुरू किया? संभावित कारण की चर्चा कीजिए। परिवहन। तेजी से विकसित होता है एक क्षेत्र। पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। रिक्शा वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर तथा परंपरागत बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ियाँ चलाने वाले वे लोग हैं जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं। वे लोगों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। गत कई वर्षों से परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। किशोर की कहानी। किशोर एक खेतिहर मजदूर है। अन्य ऐसे ही श्रमिकों की भांति किशोर को अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की आवश्यकताएं पूरी करने में कठिनाई होती थी। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्ज लिया था। यह एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते कर्ज दिए जा रहे थे। किशोर ने इस पैसे से एक भैंस खरीदी। अब वह भैंस का दूध बेचता है। अब उसने अपनी भैंस गाड़ी भी बना ली है, भैंसा गाड़ी भी, जिससे वह कई प्रकार के सामान ले जाता है। सप्ताह में एक दिन वह गंगा के किनारे से कुम्हार के लिए मिट्टी लेकर आता है या कभी कभी वह गुड़ अथवा अन्य वस्तुओं को लेकर शाहपुरा जाता है। हर एक महीने उसे परिवहन संबंधी कोई न कोई काम मिल जाता है। परिणामस्वरूप किशोर पिछले वर्षों की तुलना में अब अधिक कमाने लगा है। सही है वही बात तो। बैंक से लोन लिया, लोन से भैंस ली और भैंस का दूध बेच रहा है और एक भैंसा गाड़ी खरीदी। इससे सामान भी बेचने जाता है, इससे किराया मिल जाता है। अब वो ये पूछ सकता है, बताइए पालमपुर में कितने प्रतिशत लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों में लगे हुए हैं? 24, 25, 38, 35। 25। मिश्रालाल गुड़ वाला, करीम कंप्यूटर वाला। परिवहन। किशोर बैंक से लोन लेने वाला, भैंस वाला। आइए चर्चा करें, किशोर की स्थायी पूंजी क्या है? किशोर की स्थायी पूंजी, कौन सा किशोर? किशोरी है। इसकी स्थायी पूंजी बैंक में जमा है जो है शायद, हैं?
नहीं, भैंस है। भैंस है स्थायी पूंजी। बैंक से तो लोन लिया है इसने। ठीक, बैंक से तो लोन लिया है। क्या आप सोच सकते हैं कि उसकी कार्यशील पूंजी कितनी होगी? किस और कितनी उत्पादन क्रियाओं में लगा हुआ है? क्या आप कह सकते हैं कि किशोर को पालमपुर की अच्छी सड़कों से लाभ हुआ है? किशोर की स्थायी पूंजी क्या है? क्या आप सोच सकते हैं कि उसकी कार्यशील पूंजी कितनी होगी? किशोर कितनी उत्पादन क्रियाओं में लगा हुआ है? क्या आप कह सकते हैं कि किशोर को पालमपुर की अच्छी सड़कों से लाभ हुआ है? सारांश। गांव में खेती मुख्य उत्पादन क्रिया है। पिछले वर्षों में खेती की विधियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इनकी वजह से किसान उतनी ही भूमि से अधिक फसल पैदा करने लगे हैं। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि भूमि स्थायी तथा दुर्लभ है। दोबारा ना, गांव में खेती मुख्य उत्पादन क्रिया है। पिछले वर्षों में खेती की विधियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इनकी वजह से किसान उतनी ही भूमि से अधिक फसल। अब आजकल भाई साहब है ना, खेती भी करते हैं और भैंस भी रखते हैं, 4-4, 5-5। ठीक है ना, एक ही भैंस को 80-80, 90-90 हज़ार की बेच देते हैं। आई बात समझ में? और जो दूध वगैरह पीते हैं वो अलग। लेकिन भैंसों को रखने में मेहनत भी बहुत होती है भाई। सुबह से शाम तक बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन यह है कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते खेती की वजह से। खेती है तो भैंस है। गांव में खेती मुख्य उत्पादन क्रिया है। पिछले वर्षों में खेती की विधियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इनकी वजह से किसान उतनी ही भूमि से अधिक फसल पैदा करने लगे हैं। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि भूमि स्थायी तथा दुर्लभ है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव पड़ा है। खेती की नई विधियों में कम भूमि परंतु अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है। खेती की नई विधियों में कम भूमि परंतु अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है। मझोले और बड़े किसान अपने उत्पादन से हुई फसल से अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। दूसरी ओर छोटे किसानों के लिए, जो भारत में किसानों की कुल संख्या का 80% भाग है, पूंजी की व्यवस्था करना बहुत कठिन है। उनके भूखंड का आकार छोटा होने के कारण उनका उत्पादन पर्याप्त नहीं होता है। अतिरिक्त साधनों की कमी के कारण वे अपनी बचत से भूमि नहीं निकाल पाते, अतः उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज के अतिरिक्त कई छोटे किसानों को अपने व अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खेती के मजदूरों के रूप में अतिरिक्त काम करना पड़ता है। श्रम पूर्ति उत्पादन के अन्य कारकों की तुलना में सबसे अधिक प्रचुर है, अतः नई विधियों में श्रम का अधिक प्रयोग करना आदर्श होता। श्रम पूर्ति उत्पादन के अन्य कारकों की तुलना में सबसे अधिक प्रचुर है, श्रम पूर्ति, अतः नई विधियों में श्रम का अधिक प्रयोग करना आदर्श होता। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। खेती में श्रमिकों का उपयोग सीमित है। अवसरों की तलाश में श्रमिक आस पड़ोस के गांवों, शहरों तथा कस्बों में जा रहे हैं। कुछ श्रमिकों ने गांव में ही गैर कृषि क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। सही बात है। इस समय गांव में गैर कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के 100 कामगारों में से केवल 24 ही गैर कृषि कार्यों में लगे हैं। यदि गांव में अनेक प्रकार के गैर कृषि कार्य होते हैं, इनमें केवल कुछ ही उदाहरण देखे हैं। प्रत्येक कार्य में नियुक्त लोगों की संख्या बहुत ही कम है। हम चाहेंगे कि भविष्य में गांव में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं में भी वृद्धि हो। खेती के विपरीत गैर कृषि कार्यों में कम भूमि की आवश्यकता होती है। लोग कम पूंजी से भी गैर कृषि कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इस पूंजी को प्राप्त कैसे किया जाता है? या तो अपनी ही बचत का प्रयोग किया जाता है या फिर कर्ज लिया जाता है। आवश्यकता है कि कर्ज ब्याज की कम दर पर उपलब्ध हो ताकि बिना बचत वाले लोग भी गैर कृषि कार्य शुरू कर सकें।
ताकि बिना बचत वाले लोग भी गैर कृषि कार्य शुरू कर सकें। गैर कृषि कार्यों के प्रसार के लिए यह भी आवश्यक है कि ऐसे बाजार हो जहाँ वस्तुएं और सेवाएं बेची जा सकें। पालमपुर में हमने देखा कि आस पड़ोस के गांवों, कस्बों, शहरों में दूध, गुड़, गेहूँ आदि उपलब्ध है। जैसे जैसे ज़्यादा गांव, कस्बों और शहरों से अच्छी सड़कों, परिवहन और टेलीफोन से जुड़ेंगे, भविष्य में गाँवों में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं के अवसर बढ़ेंगे। बात तो सही है, सड़कों, परिवहन और टेलीफोन से जुड़ेंगे, भविष्य में गाँवों में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं के अवसर बढ़ेंगे। अभ्यास। भारत में जनगणना के दौरान 10 वर्ष में एक बार प्रत्येक गांव का सर्वेक्षण किया जाता है। पालमपुर से संबंधित सूचना के आधार पर निम्न तालिका को भरिए। एक बार प्रत्येक गांव का सर्वेक्षण किया जाता है। अवस्थित क्षेत्र, गांव का कुल क्षेत्र, भूमि का उपयोग हेक्टेयर में। कृषि भूमि संचित, असंचित, भूमि जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है। निवास स्थानों, सड़कों, तालाबों, चारागाहों आदि के क्षेत्र। सुविधाएं, शैक्षिक, चिकित्सा, बाजार, बिजली पूर्ति, संचार, निकटतम कस्बा। खेत की आधुनिक विधियों के लिए ऐसे अधिक आगतों की आवश्यकता होती है जिन्हें उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है। क्या आप सहमत हैं? पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह मदद की? क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है? क्यों? क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है? पालमपुर के 450 परिवारों में भूमि के वितरण की एक सारणी बनाई है। पालमपुर में खेतिया श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है? खेतिया श्रमिकों की मजदूरी। अपने क्षेत्र में 2 श्रमिकों से बात कीजिए। खेतों में काम करने वाले या विनिर्माण कार्य में लगे मजदूरों में से किसी को चुनें। उन्हें कितनी मजदूरी मिलती है? क्या उन्हें नकद पैसा मिलता है या वस्तु रूप में? क्या उन्हें नियमित रूप से काम मिलता है? क्या वे कर्ज में है? ये बात के टॉपिक होने चाहिए। एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग कौन से तरीके हैं? समझाने के लिए उदाहरणों का प्रयोग कीजिए। अलग अलग कौन से तरीके हैं? 1 हेक्टेयर भूमि के मालिक किसान के कार्य का ब्यौरा दीजिए। 1 हेक्टेयर भूमि के मालिक किसान के कार्य का ब्यौरा दीजिए। मझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं? वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न हैं? मुनाफा ज़्यादा होता है वही इनको। सविता को किन शर्तों पर तेजपाल सिंह से ऋण मिला? क्या ब्याज की कम दर पर बैंक से कर्ज मिलने पर सविता की स्थिति अलग होती है? अलग होती, क्योंकि ब्याज की दर कम होती। अपने क्षेत्र के कुछ पुराने निवासियों से बात कीजिए और पिछले 30 वर्षों में सिंचाई और उत्पादन के तरीकों में हुए परिवर्तनों पर संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। वैकल्पिक। आपके क्षेत्र में कौन से गैर कृषि उत्पादन कार्य हो रहे हैं? इनकी एक संक्षिप्त सूची बनाइए। गांवों में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या किया जा सकता है? गांवों में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या किया जा सकता है? यह है भाई पाठ, शानदार पाठ है, हो गया पूरा। आई समझ में? यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पालमपुर गांव की कहानी। गैर कृषि क्रियाएँ बताइए, निम्न में से कौन सी गैर कृषि क्रियाएँ हैं जो कृषि से संबंधित नहीं है? वही गैर कृषि क्रियाएँ। उत्पादन का संगठन, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी। स्थायी पूंजी, औजार, मशीन, भवन। कच्चा माल और नगद मुद्रा। कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं।
पता है निम्न में से कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं? कच्चा माल और नगद मुद्रा। भूमि स्थिर है। क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को। 132, 186, 2010, 11, 198 से लगभग है। ये क्वेश्चन आ चुका है। बताइए हरित क्रांति हुई थी 1960 के दशक के अंत में, 1970 के दशक के अंत में, 1990 के दशक के अंत में, 1960 के दशक के अंत में। 1960 के दशक के अंत में ऐसे ही क्वेश्चन आता है। HBY है, HYV उल्टा लिख दिया है ना, HYV। उपज 3200 किलोग्राम, 1300 की जगह 3200। पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है? डाला। 100 रुपये प्रतिदिन पर काम करेगी। खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। सविता की कहानी। अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। पालमपुर में गैर कृषि क्रिया है। मिश्रा लाल गुलवाड़ा, करीम कंप्यूटर वाला, और ये भैंस वाला किशोर। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।